हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो लास्ट डेट अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का है 17th ऑफ जनवरी। ध्यान दीजिएगा, 17th ऑफ जनवरी से फॉर्म फिलअप पहले कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि एंड मोमेंट पर आप रश करें एंड आपका फॉर्म फिलअप होने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, गलत फॉर्म फिलअप हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि वीकेंड पर कोशिश कीजिए कि वीकेंड पर अप्लाई कर दें। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो या फिर लास्ट डेट के पहले भी देख रहे हो, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑलराइट, सेशन है आज हमारा रिटेल लाइबिलिटीज मैनेजर सेल्स स्केल 2 का टॉप एमसीक्यूज। जो भी मॉड्यूल हमने इंटरनली कंडक्ट करा है उसके बेसिस पर एक टॉप एमसीक्यू सेशन है। आपको क्वेश्चंस का वेराइटीज देखना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जितने ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे आप लोग कमेंट कर सकते हो दैट आपका 2 गलत हुआ, 1 गलत हुआ या एक भी गलत नहीं हुआ। ऑलराइट, फर्दर मोर सेशंस विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए और भी सेशंस आएंगे सो दैट कि आप लोग को आइडिया लगे अबाउट द एग्जैक्ट सिलेबस। सिलेबस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है दैट क्या पोर्शन कवर करा जाएगा। सिलेबस में आप लोगों को ध्यान देना है दैट प्योरली मैनेजमेंट का नहीं आएगा, अदरवाइज आपका मैंडेटरी रोल एमबीए पूछ लिया जाता। आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन के साथ अलाउ करा जा रहा है, आपका हैंड्स ऑन इसके ऊपर है, दैट्स व्हाई आपको इसको लिए अलाउ करा जा रहा है। कंप्लीट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। कोर प्रोडक्ट इज रिटेल लायबिलिटीज। ठीक है, तो रिटेल लायबिलिटीज में फ्रंट डेस्क पर काम करना है। फ्रंट डेस्क मतलब कस्टमर से इंटरेक्शन करना है। कस्टमर से इंटरेक्शन करना है तो हर कुछ समझना पड़ेगा जो कस्टमर के साथ आप डील करेंगे, वो आपका होगा प्रोफेशनल नॉलेज, साथ में मैनेजमेंट पोर्शन थोड़ा बहुत रहेगा। ऑलराइट, आपने बैच में एनरोल नहीं करा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर रिटेल लाइबिलिटीज, एमएसएमई स्केल 3, क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 3 एंड एसएमई स्केल 4, कंप्लीट बैच इज देयर। एंड आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आई अंडरस्टैंड आप इस वीडियो को हो सकता है रात में देख रहे हो, अर्ली मॉर्निंग देख रहे हो, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए एक्टिव है। आप व्हाट्सएप करके एनरोलमेंट कर सकते हो बैच में। कंप्लीट पैकेज है, जस्ट प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट कवर्ड नहीं है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी कवर्ड है एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कवर्ड है। कंप्लीट पैकेज टिल इंटरव्यू एट 2499 एज एन लॉन्चिंग ऑफर। एज ए लॉन्चिंग ऑफर 2499 में कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन। कंप्लीट पैकेज इज एट 2499, बट ध्यान दीजिएगा दिस इज फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सो दैट कि आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए और प्राइसिंग की वजह से आप लोगों को डिले ना करना पड़े, आप प्रिपरेशन करने के लिए एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज अ रिलेशनशिप। देखो, जब भी रिटेल लायबिलिटीज का बात होता है, रिटेल एसेट का बात होता है, मेनली तो रिटेल लायबिलिटीज में कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वापस से ओवरव्यू कर देता हूं दैट आपकी एग्जाम में वो सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जो एक फ्रंट डेस्क पर बैठकर आपको क्रॉस सेल या सेल करना है। आपको पूरा कंप्लीट कस्टमर का इन आउट समझ में आना चाहिए कि कस्टमर का राइट्स क्या है, आपका राइट्स क्या है, आपका ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, कौन कौन से एक्ट्स लगेंगे, कौन कौन से एक्ट्स नहीं लग सकते, ये सब आपको समझना जरूरी है अगर आप रिटेल प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो। फिर मैनेजमेंट का काम आएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है इसका करेक्ट आंसर। जिसकी ज्यादा करेक्ट रहेंगे, एक भी गलत नहीं रहता, 2-3 गलत रहता, तो आप कमेंट कीजिएगा दैट मेरा इतना बचा, 2 गलत था, बस 1 गलत था या एक भी गलत नहीं था। A relationship between the bank and a customer in which the bank lends money to the customer is referred to as, सभी को समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर इज बी, क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप। क्रेडिटर इस केस में हो जाएगा बैंक एंड डेटर कौन हो जाएगा, एज यूजुअल कस्टमर। हाउएवर अगर ये डिपॉजिट के केस में बात होता, डिपॉजिट के केस में बात होता तो बैंक हो जाता डेटर एंड क्रेडिटर कौन हो जाता, जिसने दिया अमाउंट। अमाउंट किसने दिया, डिपॉजिट के केस में कस्टमर ने, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर उस केस में। इस केस में करेक्ट आंसर है क्रेडिटर एंड डेटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज, इफ अ बैंक प्रोवाइड्स अ लोन एंड द बोरोवर डिफॉल्ट्स, बैंक ने लोन दिया और बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश्ड, कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, बॉटम जो भी ऑप्शंस अवेलेबल इनमें से। अगर किसी ने, किसी एल्स ने उस लोन के लिए प्रॉमिस करा था कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आई विल पे, उस केस में उसने प्रॉमिस करा है कि अगर वो पर्सन डिफॉल्ट करेगा देन आई विल पे, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, गारंटर डेटर का रिलेशनशिप बनेगा, गारंटर लेंडर का रिलेशनशिप बनेगा, प्रिंसिपल एजेंट या एग्जीक्यूटर एंड बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है इनका एग्जामिनर का। करेक्ट आंसर इज गारंटर एंड लेंडर। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गारंटी आ जाएगा तो गारंटी कौन रहेगा,
बैंक, ठीक है, डबल ई जहां पर वर्ड आएगा यूजुअली बैंक बनता है, और यहाँ पर गारंटर मतलब जिसने गारंटी लिया, तो वो कौन सा रिलेशनशिप बना उनका, हाउएवर वो डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, उसने गारंटी लिया, दैट्स व्हाई ही और शी बिकेम गारंटर एंड लेंडर का रिलेशनशिप बनेगा बैंक के साथ में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्विकली रिवाइज करते हैं, फटाफट रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ काम का नहीं पढ़ना, ठीक है। इन अ सिचुएशन वेयर अ बैंक लेंड्स मनी टू अ बोरोवर एंड द बोरोवर ऑफर्स मूवेबल एसेट्स एज सिक्योरिटी, सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है, जिसने पढ़ रखा है कभी, बट डज नॉट ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ देम, दिस इज नॉन एज, बोरोवर ने क्या करा, एक मूवेबल एसेट दे दिया, सपोज करते हैं ऑटो लोन दे दिया, मतलब ऑटो लोन लिया डीलर से, मतलब बैंक से ऑटो लोन लिया, ठीक है, तो उसमें क्या करा, पोजीशन किसके पास में, ऑटो का, जो कार है ऑटोमोबाइल का जो व्हीकल है उसका किसके पास में है, पोजीशन कस्टमर के पास में, पोजीशन बैंक के पास में नहीं, तो उस प्रोसेस को उसने कलेक्ट्रल तो रख रखा है, सिक्योरिटी पर दे रखा है, बट उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मॉर्गेज बोलेंगे, हाइपोथिकेशन बोलेंगे, प्लेज बोलेंगे, असाइनमेंट बोलेंगे। करेक्ट आंसर इज हाइपोथिकेशन, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा अभी तक आंसर, बट ध्यान दीजिएगा, वापस से मैं रिपीट करूंगा, हाइपोथिकेशन, प्लेज एंड मॉर्गेज, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्या डिफरेंसेस है, कॉमन क्या है, इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप की बात है, आपको क्रॉस सेल भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि कस्टमर आएगा और आप बोल देंगे कि मेरा तो खाली कासा का काम है, कस्टमर रिलेशनशिप भी इस केसेस पे बनाता है कि आप मुझे फाइनेंस करा देंगे क्या, ऑलराइट, हाउएवर डिपार्टमेंट वुड बी द डिफरेंट वन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हाइपोथिकेशन, ओके। इफ अ कस्टमर इंस्ट्रक्ट्स अ बैंक, अगर कस्टमर इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन एग्जीक्यूटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे आप बिल पे ये सब करते हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आते बैंक में, तो उसमें कस्टमर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा मतलब ऑपरेट कर दीजिएगा, तो उस केस में बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप बनेगा, प्रिंसिपल एजेंट का बनेगा, डेटर क्रेडिटर का बनेगा, एग्जीक्यूटर एंड बेनिफिशियरी का बनेगा, या फिर गारंटर गारंटी का बनेगा। करेक्ट आंसर हियर इज, डू नॉट गेट कंफ्यूज, एग्जीक्यूटर बनता है किसी की डेथ के बाद फ्री विल वाले केस में, यहां पर आंसर बनेगा प्रिंसिपल एंड एजेंट, हमने देख रखा है इस वाले केसेस को, ठीक है। गलत करा है तो इसको लॉजिक को वापस क्लियर कीजिएगा, एंड जो पॉइंट्स आपसे गलत होते हैं ना, उनको नोट बना लिया करो, नोट इसलिए बनाया करो, बाद में ये सब सेशंस कभी भी आप लोगों को रिपीट करने पर देखने पर नहीं मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी देखेंगे, तो आपका नोट बना रहेगा, तो आपको क्लिक होगा ये 80 वाला पॉइंट मेरा गलत हुआ था, एंड मुझे इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ बैंक होल्ड्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर बैंक क्या करता है, गुड्स को होल्ड करता है, सच एज इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, तो रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, कस्टमर ने लॉकर लिया है बैंक में, ठीक है, तो उस केस में कस्टमर और बैंकर बैंक का रिलेशनशिप क्या बनेगा, बेलर बेली बनेगा, लेंडर बोरोवर बनेगा, डेटर क्रेडिटर बनेगा, प्रिंसिपल एजेंट बनेगा, सोचिए थोड़ा, एंड जहां पर कंफ्यूजन हो उसको नोट जरूर करना, आंसर करेक्ट होते जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना दैट इतना गलत हुआ या एक भी गलत नहीं हुआ, आई वुड बी ग्लैड टू नो दैट आप लोग रिवीजन कर रहे हो, मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूं अबाउट दिस, सो दैट कि आप लोग भी रिवीजन कर पाए, एंड आप लोग का आंसर करेक्ट आता है तो और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, ठीक है। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, प्रॉपर्ली एनरोल करके प्रिपरेशन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, रिवीजन करते चलिए साथ में, एंड यूल सी आपके इसमें एक आउटकम डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। जो कॉमन मिस्टेक हर कैंडिडेट करते हैं दैट इज की प्रिपरेशन ना करना, टाइम पर अटेंटिव ना रहना, वो चीजें आपने नहीं करनी है, सॉरी। करेक्ट आंसर इज बेलर एंड बेली, ध्यान रखना, बेलर एंड बेली, अगर लॉकर का हो रहा है जहां पर कस्टडी दे रखा है एक तरीके से, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बेलर एंड बेली का रिलेशनशिप, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंश्योर्स दैट अ कस्टमर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, अभी राइट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, हम सारे सेगमेंट के ऊपर दो दो पांच पांच सेट्स एमसीक्यू से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राइट्स है कस्टमर का जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, is it right to equal treatment, right to receive information, right to privacy, right to redress grievances, the correct answer is obviously everybody is know about it,
दैट इज राइट टू प्रिवेसी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर्स हैव द राइट टू रिसीव क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कस्टमर का राइट है देखो कि उसके पास में एक प्रोडक्ट का एकदम रियल इंफॉर्मेशन पास हो। ठीक है, उस राइट को, कस्टमर के राइट को क्या बोला जाता है? राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू रेड्रेस ग्रीवेंसेस, राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर इज राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स। ये लैंडिंग के केस में भी होता है। ठीक है, तो इस राइट को क्या बोलते हैं? राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स। यहां पर राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट पर नहीं लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following rights ensures that a customer is treated impartially and not discriminated against based on caste, creed, gender और religion? gender, religion, caste, creed के बेसिस पर कस्टमर के साथ में इम्पार्शियलिटी नहीं हो रहा है। ये कौन सा राइट्स इंश्योर करता है बैंकिंग में भी? राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू क्लोज एन अकाउंट। करेक्ट आंसर इज राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट। इस केस में आएगा राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, नॉट राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स। ठीक है, गलत नहीं बताना है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है सिंपल वर्ड्स में। इफ अ कस्टमर फेसेस इश्यूज विद द बैंक सर्विसेज और अनफेयर ट्रीटमेंट, दे हैव द राइट टू सीक रेड्रेस थ्रू द। रेड्रेस करना है तो रेड्रेस ग्रीवेंसेस में जाएगा, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन पे जाएगा, जो भी कंप्लेंट करना है उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट करेगा, कंज्यूमर फोरम जाना जहां जाना है। ठीक है, तो राइट टू रेड्रेस ग्रीवेंसेस के एक्ट के अंडर में वो कर सकता है उस चीज को। ठीक है। इफ अ बैंक डिसाइड्स टू क्लोज अ कस्टमर्स अकाउंट, बैंक ने डिसाइड करा यार कि मैं कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ड्यू टू इनएक्टिविटी, कस्टमर को प्रायर नोटिस भी मिल गया, तो उस टाइप के एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इफ द अकाउंट बैलेंस इज अबव थ्रेशोल्ड, तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इफ द अकाउंट हैज बीन डोरमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, तो नोटिस देने के बाद बंद करने की बात हो रही है, नॉट लाइक कि आज ही बंद हो गया है ना, डोरमेंट हुआ तो अकाउंट क्लोज हो गया। इफ द कस्टमर रिक्वेस्ट द क्लोजर, इफ द कस्टमर फेल्स टू प्रोवाइड केवाईसी अपडेट। जिसका करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को, इसका दो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन आप इसका लॉजिक को ध्यान रखना। दैट टर्मिनेशन के बारे में बात हो रहा है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कब टर्मिनेट कर सकता है। बैंक आगे रहकर अपनी विल के अकॉर्डिंग अकाउंट क्लोज नहीं कर सकता किसी का। हाउएवर कस्टमर के पास में राइट है कि वो आए और क्लोजर दे दे। ठीक है, नोटिस दिया जा सकता है कि आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे, आपके इसमें चेक बाउंसेस हो रहे, ये सब हो रहा है, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, उसके बेसिस पर आपका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसका कॉमन आंसर दे दिया मैंने, डोंट गो विद द ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपको गिवन है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बैंक टर्मिनेट द रिलेशनशिप विद द कस्टमर? अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली टर्म्स कंडीशन वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में भी अकाउंट क्लोज कर सकता है बैंक। कस्टमर एंगेज सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें भी अकाउंट क्लोज हो सकता है। द कस्टमर रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद द री केवाईसी प्रोसेस, तो अकाउंट क्लोजर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट टू सेट ऑफ, राइट टू लिन वाला और राइट टू सेट ऑफ, दोनों में क्या होता है? राइट टू सेट ऑफ में क्या होता है मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। राइट टू सेट ऑफ अलाउज अ बैंक टू लेंड मनी टू अ कस्टमर बेस्ड ऑन द कोलेटरल प्रोवाइडेड, जो कोलेटरल देगा उसके बेसिस पर लेंडिंग कर देंगे। राइट टू सेट ऑफ में यूज द फंड्स इन अ कस्टमर्स अकाउंट टू सेटल एन आउटस्टैंडिंग लोन ऑन डेट, जो उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है, लोन अकाउंट का अगर आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो उसको वहां से कवर कर लिया जाए, उसको हम राइट टू सेट ऑफ बोलेंगे। या फिर ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विदाउट द कस्टमर्स कॉन्सेंट, उसको राइट टू सेट ऑफ बोलेंगे। या फिर ग्रांट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू अ कस्टमर विदाउट एन एडिशनल चार्जेस। करेक्ट आंसर इज जो भी फंड रहता है, सपोज करते हैं किसी का सेविंग्स अकाउंट है और अगर हम बात करें उसका लोन अकाउंट है, इसमें आउटस्टैंडिंग चल रहा है, इसका सेविंग्स अकाउंट है, एमआईटीसी साइन हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन साइन हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पर राइट टू सेट ऑफ करा जा सकता है अगर इसमें आउटस्टैंडिंग बहुत कंटिन्यूसली चल रहा है तो। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट से मैनेज एडजस्ट करा जा सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा, एक बार हम डिस्कस कर चुके एंड आई एम डैम श्योर इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएंगे। कंफ्यूजन में नहीं आएंगे तो आंसर सही मार्क कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? हमने केवाईसी देखा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? आप जब फ्रंट फुट पर काम करेंगे, फ्रंट डेस्क पर काम करेंगे, जब आप कस्टमर के पास एक्विजिशन के लिए जाएंगे तो केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब फॉर्म आप फिलअप करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपको इंश्योर करना रहेगा कि आपने जो एक्विजिशन करा है वो प्रॉपर है।
तो मनी लॉन्ड्रिंग अगर मैं बात करूं तो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। अगर ब्लैक मनी को हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बैंक में ला रहे हैं तो क्या उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे, यस और नो? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी थ्रू द बैंक चैनल्स। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, नहीं ये डेफिनेशन नहीं है, ये हो जाएगा टैक्स इवेशन। ब्लैक टू व्हाइट क्यों होता है? टैक्स इवेशन, कि हमने जो इनकम करा वो, अगर सपोज करते हैं हम टैक्स इवेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, नहीं बोलेंगे। यहां पर अगर एक वर्ड और ऐड हो जाता है, इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज ऐड हो जाता है, देन ये मनी लॉन्ड्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग किसके अंडर में आता है? इलीगल एक्टिविटीज, जैसे कि वेपन के लिए काम करना, टेररिस्ट को फाइनेंस करना, इस टाइप के जो काम चलते हैं इलीगल, जो लीगल नहीं है, ड्रग्स का काम करना, तो ये सब लीगल नहीं है। तो इलीगल एक्टिविटीज को ब्लैक टू व्हाइट मनी कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग। इलीगल एक्टिविटीज नहीं है उसमें, टैक्स इवेशन का रोल है, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलेंगे। इसको समझ कर रखना अच्छे से। ऑलराइट, आई होप आपको इतना समझ में आया। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन लाइक कर दीजिए, सो दैट आप लोगों के लिए और भी सेशंस प्रैक्टिस के लिए आए। द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएलए क्या होता है? पीएमएलए क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट द केवाईसीस। केवाईसीस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ एक्ट्स भी आ गए बीच में। फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एब्रीविएशन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। पीईपी क्या होता है केवाईसी में? सभी को पता भी होगा, बहुत सौ को नहीं भी पता होगा। पीईपी होता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। मैंने जान कर आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोवाइड करा है कि आपका रिवीजन हो जाए। ऑब्जेक्टिव में आपको देता तो आप बता देते, बट यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। इसके बारे में हमने डिटेल में समझा भी है। डैश इज एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स एंड और हैज हेल्ड प्रोमिनेंट पब्लिक पोजीशन। ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे जो होल्ड करता है प्रोमिनेंट पोजीशन, पब्लिक पोजीशन, मेकिंग देम सस्पेक्टेबल टू पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ऐसा कौन सा पोस्ट है, पब्लिक पोजीशन पर काम कर रहे कोई जो लोग, वो उसको हम टर्म को बोलेंगे क्या, कि अगर वो सस्पिशियस एक्टिविटी में इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते। ठीक है, आप सभी समझते हो उस इंडिविजुअल का कैटेगरी क्या बोलते हैं, अभी डिस्कस करा था। इट इज नॉन एज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक्विजिशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑलराइट, जो पब्लिक पोजीशन पर रहते हैं उनके ऊपर डाउट में रखा जाता है, हाई रिस्क पर रहते हैं। द सी केवाईसी के बारे में बात करते हैं। सी केवाईसी होता है सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्री, सभी को पता है। एक बार रिपीट कर देता हूं, सी केवाईसी बार बार कस्टमर को डेटा ना देना पड़े, उसके कॉन्सेंट से दूसरे सेक्टर्स में भी उसका केवाईसी का डेटा एक्सेसिबल हो जाए, इसलिए सी केवाईसी अभी चल रहा है। केवल बैंकिंग में नहीं, अदर सेक्टर्स में भी इसका यूज करा जाता है। नॉट लिमिटेड टू द बैंक, हाउएवर इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स, सभी में यूनिफॉर्म आ पाए डेटा कस्टमर का। ठीक है, कोई टेलीफोन का बिल, कोई टेलीफोन का अगर सपोज करते हैं नया कनेक्शन ले रहा है, एलपीजी का कनेक्शन ले रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना है, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, सिमिलरली आईडीए के नॉर्म्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस ले रहा है या फिर ले रही है। और अगर हम बात करें तो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन सब में भी, डीमैट अकाउंट्स में भी केवाईसी लगता है। तो केवल बैंक में नहीं लगता, हर जगह लगता है। दैट्स व्हाई सेंट्रलाइज्ड केवाईसी चल रहा है। ठीक है, उसमें यूनिक नंबर कितना नंबर का रहता है? यूनिक नंबर जो मिलता है वो कितने डिजिट का होता है? कितने डिजिट का होता है? करेक्ट आंसर इज इट इज 14। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटेल लायबिलिटीज में से। फिर हमको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली यू विल डू द ब्लंडर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स एज वेल। सेल्स करेंगे, कस्टमर को ज्यादा पता रहेगा इन आउट। ठीक है, सी केवाईसी को कौन रेगुलेट करता है? जैसा मैंने बताया सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्री है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज CERSAI। करेक्ट आंसर यही रहेगा। नाबार्ड नहीं है करेक्ट आंसर, सेबी नहीं है, आरबीआई नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पर CERSAI है, मतलब मिनिस्ट्री नहीं है कोई भी, यहाँ पर आएगा CERSAI। तो कौन इसको गवर्न करता है, कहां पर बैंक डेटा डालता है? CERSAI रेगुलेट करता है इसको, केवाईसी को। ठीक है, How often must the KYC of high risk customers be updated? High risk customers का KYC, re KYC कब हो जाना चाहिए? तो गाइस ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना,
बहुत फेवरेट क्वेश्चन से एग्जामिनर के, कॉमन क्वेश्चन से इंटरव्यू में भी पूछे जाते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हाई रिस्क का हर 2 साल में करना जरूरी है केवाईसी, 10 साल में लो रिस्क का रहेगा, एंड मीडियम रिस्क का 8 ईयर्स। नोट कर सकते हो, क्लास में कर ही लिया होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर 100% आज हो सकते हैं आप लोगों के, ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आया नहीं अभी। व्हाट इज द पीरियडिक केवाईसी अपडेट, जैसा मैंने आपको बताया मीडियम का 8 ईयर्स है, लो रिस्क का 10 ईयर्स रहेगा। व्हाट इज एन यूनिक फीचर ऑफ सी केवाईसी सिस्टम, इसमें क्या होता है, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, इट अलाउस अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस, चलो ये कुछ भी नहीं है। असाइन करता 14 डिजिट का, ठीक है, 14 डिजिट का सी केवाईसी नंबर असाइन कर देता है। करेक्ट आंसर बता दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स, तो ये भी आप लोगों ने सही कर दिया था पहले। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात हो रहा है। जब बैंकिंग बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सिमिलरली बहुत सारे एक्ट्स उसके ऊपर ऑब्लिगेटेड रहते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। कंज्यूमर फोरम में भी कस्टमर जा सकता है। तो कंज्यूमर फोरम में कौन से केस के कवर नहीं होगा बैंकिंग रिलेटेड, लोन रिकवरी और डेट डिफॉल्ट की वजह से कस्टमर कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकता, मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया तो नहीं जा सकता, या फिर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ कस्टमर अकाउंट हो गया तो वो कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकता, या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया तो कस्टमर कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकता। इसमें करेक्ट आंसर है लोन रिकवरी एंड डेट डिफॉल्ट्स, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस और इन सब के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज हो रहा है तो उसमें कंज्यूमर फोरम का रोल नहीं रहेगा। अदरवाइज मिस सेलिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उस पर जा सकता है। सर्विसेज का पार्ट है एटीएम भी, तो एटीएम का सर्विस नहीं मिल रहा है एज पर द कमिटेड प्रोमिसेस, तो उस केस में भी कस्टमर कंज्यूमर फोरम जा सकता है कि एटीएम चालू नहीं करते, इन्होंने अकाउंट मुझे ये बोलकर सेल करा था। ऑलराइट, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर द डे। ऑलराइट, स्टेट कमीशन का जो कंज्यूमर फोरम होता है स्टेट कमीशन, उसमें मैक्सिमम क्लेम लिमिट कितना है, कितने क्लेम, कितने अमाउंट तक का क्लेम वहां पर रहता है, अप टू है, ठीक है। क्लेम लिमिट 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है और नेशनल होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, स्टेट का करेक्ट आंसर आप लोगों को कंज्यूमर फोरम का बताना है, ठीक है। टिल देन जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, सारा सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके बारे में अबाउट द एग्जामिनेशन डेट बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अभी मैं लाइव सेशन नहीं कर पाया आप लोगों का, बट ये लाइव ही है एंड ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ऑलराइट, और अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने में कुछ मिस्टेक कर दिया है तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो, नया फॉर्म फिलअप करेंगे, जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा उसको कंसिडर करा जाता है, ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो गया तो लेकर नहीं बैठना है, 17 जनवरी से पहले वापस से करेक्शन कर लीजिए, नया फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ऑलराइट, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट की एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर डिलीवर हो जाए। ऑलराइट, चलो सी यू।